इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक का नाम है। टॉपिक का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है, कूलम लॉ पूरा खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर है तो वो चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर लेता है, एक एरिया डेवलप कर लेता है। उस एरिया के अंदर कोई अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। नहीं, ये चीज़ ग्रेविटेशन में भी होता है और ये चीज़ मैग्नेटिक में भी होता है। मान लो कि कोई टेबल है, क्या है ये? टेबल। अब ये टेबल के ऊपर एक मान लो मैग्नेट रख दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसके चारों तरफ वो एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्या ये फील्ड दिखाई देगा? ऐसा थोड़ी लाल रंग का निकल रहा है, अरे देखो लाल वाला फील्ड निकला, वो बोलेगा ब्लू वाला निकला, देखो ध्यान से देखो। ऐसा होता है क्या? जो फील्ड निकलता है वो दिखाई नहीं देता, बट उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फील करेंगे? अगर मान लो उसके आसपास के इलाका में, मान लो इतना फील्ड है उसका, उसके आसपास के इलाका में एक आयरन पार्टिकल रखो तो फटाक से खिंचा जाएगा। अरे यार, या कोई मान लो कि मैग्नेट ही रख दो तो व्हाट विल हैपन? ये मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल रख दो तो कॉम्पास नीडल क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा कि नहीं? तो वो फील्ड दिखाई नहीं दे रहा, बट उसको हम फील कर ले रहे हैं कि हाँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है। ठीक, उसी तरह अर्थ के चारों तरफ भी क्या है, देखो ये धरती माँ, ये क्या है? धरती माँ, रेडियस जो भी है। और यहाँ पर याद करो ये न्यूटन साहब बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, नहीं, और यहाँ पर आम का पेड़ था कि एप्पल का? हाँ, नारियल, एप्पल का पेड़ था। तो ऐसे करके, और ये न्यूटन साहब जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। नहीं, कोई फील्ड उल्ड तो दिखाई नहीं दिया। एप्पल गिरा तो वो खा गए। हम लोग जैसे आदमी खा जाता, लेकिन उनके जैसा आदमी खाया नहीं। वो सोचा कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। नहीं, तो बहुत सारा बात उनको ये हुआ। तो उस दिन एप्पल गिरा था, अगर पेड़ गिर जाता तो पेड़ नीचे ही गिरता। ठीक है, तो ना NLM थर्ड लॉ बनता, ना सेकेंड लॉ बनता, कैलकुलस का निर्माण नहीं होता। बहुत सारा चीज हम लोग आज तक जान भी नहीं पाते। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर एक फील्ड है या नहीं है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, बट उसको हम फील कर रहे हैं। जैसे ये टूटेगा, अभी देखो क्या है, अभी भी फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, बट वो बैलेंस हो जा रहा है किससे? टेंशन से। वो पेड़ का जो तना है वो लगा हुआ है, तो ये बैलेंस हो जा रहा है। बट जैसे ही मान लो कोई किसी कारणवश ये टूट गया तो व्हाट विल हैपन? mg लगेगा, इसके वजह से धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, तो ये फील्ड वाला फोर्स लग रहा है। तो जैसे ग्रेविटेशन में मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स लग रहा है, उस फील्ड को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट हमको ये चीज फील हो रहा है। उसी तरह से देखो चार्ज पार्टिकल के आसपास भी देखो क्या है। जैसे मान लो एक कोई चार्ज पार्टिकल Q0 है, या Q ले लेते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और उस फील्ड के अंदर अगर हम एक टेस्ट पार्टिकल को रखेंगे तो ए फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड ऑन इट। मतलब अगर फोर्स लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि अगल बगल फील्ड है, और अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो बोल देते हैं कि फील्ड नहीं है। तो ये फील्ड फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स जो है, कूलम्बिक फोर्स, ये फील्ड फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद बता रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड द स्पेस और रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज इन विच if we place a test charge, a force is experienced on it. Electric field intensity will give the idea of magnitude and direction of electric field. ठीक है, अब इसको हम लोग डिफाइन करते कैसे? देखो, हम लोग डिफाइन करते हैं E वेक्टर बराबर F वेक्टर बाई Q0। E वेक्टर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है,
एफ वेक्टर कूलम्बिक फोर्स है। कूलम्बिक फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करो, मतलब फोर्स कूलम्बिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और कभी कभी ये लिखा जाता है क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट को क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज। क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज बोला जाता है। तो टेस्ट चार्ज का वैल्यू है काफी ऐसे स्मॉल लेते हैं, इसलिए स्मॉल लेते हैं ताकि टेस्ट चार्ज किसी तरह का कोई अदर इफेक्ट ना जनरेट करा सके। जैसे मान लो कि सपोज दैट कि मान लो कि एक कंडक्टर ले लेते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर, नहीं क्या ले लेते हैं? स्फेरिकल कंडक्टर, और इसमें मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चूंकि हर तरह से स्फेरिकल शेप है तो इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। एकदम कैसा चार्ज होगा? यूनिफॉर्म होगा। एवरीवेयर देयर विल बी यूनिफॉर्म चार्ज। यहां तक क्लियर है? अब इसके वजह से फील्ड होगा कि नहीं होगा? तो हर जगह चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। पर फोर्स इसके ऊपर देखने लगा फोर्स कितना है। अब सोचो ये अगर हैवी ले लेगा, काफी भारी ले लेगा, तो क्या करा देगा ना, ये कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर। नाउ व्हाट विल हैपन, ये बहुत ज्यादा इंडक्शन करा देगा। क्या करा देगा? अब ये इसको यूनिफॉर्म रहने देगा कि नॉन यूनिफॉर्म करें? नॉन यूनिफॉर्म कर देगा। अब सोचो जब नॉन यूनिफॉर्म कर देगा तो कैन यू कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो होना चाहिए? होगा कि नहीं होगा? नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नहीं, इवन सोचो कि अगर ये हैवी चार्ज अगर प्लस क्यू नॉट रखेगा तो व्हाट विल हैपन, अगर सोचो कि अगर ये अनचार्ज भी रहता तब भी ये क्या कर, चार्ज नहीं करता, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करा देता। इंडक्शन की वजह से इतने इसका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता कि बहुत सारा नेगेटिव चार्ज सामने आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज जो पहले इसके सरफेस के चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, वो इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ होने लगेगा। सोचो, तो इसका इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग लेगा, हाई लेगा, बहुत ज्यादा लेगा, तो ये बहुत ज्यादा दूसरे बॉडी में अदर तरह का इफेक्ट एक्स्ट्रा क्रिएट करा सकता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए टेस्ट चार्ज को क्या लेते हैं? वेरी वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल कि इवन कंडक्टर के सामने अगर हम टेस्ट पार्टिकल को रखेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे, तो किसी भी तरह का इंडक्शन भी ना हो सके। नहीं समझा? किसी भी तरह का कोई इंडक्शन इफेक्ट भी ना हो चाहिए, इतना स्मॉल होना चाहिए। इसीलिए क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो करते हैं। हालांकि जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो टेस्ट चार्ज का कोई मतलब नहीं होता है, बट ये इतना छोटा होना चाहिए। अब हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। बोल इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या? न्यूटन, और ये कूलम। तो एक यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा। एक और बाद में रिलेशन आएगा, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। तो डीवी होता है पोटेंशियल का डिफरेंस और डी आर क्या होता है? ग्रेडियंट। तो वहां से एक यूनिट और बनता है वोल्ट पर मीटर। क्या बनता है? तो इसका दो यूनिट होगा, एक वोल्ट पर मीटर भी होगा और एक न्यूटन पर कूलम भी होगा। कोई दिक्कत वाली बात? या आगे जाके ये भी पड़ेगा, जूल पर कूलम भी हो सकता है, वर्क डन बाई चार्ज भी होता है आगे जाके। नहीं, ई का नहीं होगा, ये भी का होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इतना वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये इसका यूनिट हो जाएगा। अब हम इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो एक नोट में लिखो, या नोट करो या लिखो सावधान। क्या लिखेगा? सावधान। सावधान में लिखो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखो जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे उस बॉडी को बोलेंगे सोर्स चार्ज। नहीं, जिसके वजह से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, उस बॉडी को क्या बोलेंगे? जिसके वजह से फील्ड निकालना, उसको सोर्स बॉडी कहेंगे। और जिसको रख करके सारा उस पर इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे उसको क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। तो कौन सोर्स चार्ज है और कौन टेस्ट चार्ज है? तो यहाँ पर ये वाला क्या है? सोर्स चार्ज, और ये क्या है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे जाके ये देखेंगे भी। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इज only and only the property of source charge only। के जगह कर दिए ताकि ये हमेशा याद रहे।
the magnitude and direction of E vector, the magnitude and direction of E vector only depends on source charge ठीक है। फिर नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, ई वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, ई वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ई वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, ई वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, क्या लिखा, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो भी चीज डिपेंड करता है वो किसके ऊपर करता है, सोर्स चार्ज के ऊपर। हाँ बोलो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स ही कूलम्बिक फोर्स है, उसी से आता है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ये हो गया ना, मतलब फील्ड हो गया, तो उसको डिफाइन करते हैं फोर्स से ही। मतलब फील्ड कितना है, ज्यादा है कि कम है, वो पार्ट कैसे आएगा, तो ज्यादा कूलम्बिक फोर्स होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है अवेलेबल, और कम फोर्स है तो कम है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, तो इसी से ये डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कूलम्बिक फोर्स में जो के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, तो ये कूलम्बिक फोर्स हो गया। और भी बहुत सारा का फोर्स हो सकता है, बट इतना अभी तक, आगे देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक चीज यहां पर देखो, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि ई वेक्टर बराबर क्या पढ़े, एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट, क्या पढ़े, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। तो एफ वेक्टर बराबर क्या लिख सकता है, क्यू नॉट इंटू ई, अरे यार एफ वेक्टर बराबर क्या लिख सकता है, क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, और ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। तो अगर फील्ड होगा तो कितना फील्ड, उस फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो कैसे निकालेंगे, तो उस फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा तो उसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना होगा वो फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो बेसिकली फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज दोनों पे, ठीक। बट ये जो ई वेक्टर आएगा वो क्यू नॉट से जनरेट होने वाला जो फील्ड है उसके वजह से नहीं है, जो कोई अदर सोर्स रखा हुआ है उसके वजह से ये ई वेक्टर है। नहीं चमका क्या हुआ, ई वेक्टर क्या है, जो अदर सोर्स चार्ज बॉडी रखा हुआ है उसके वजह से ये फील्ड है, इनटू क्यू नॉट ही हमारा क्या देगा, फोर्स। अब ये बता डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट, बोलो डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, न ये डॉट प्रोडक्ट है न क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा होगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए भी वेक्टर था और बी भी वेक्टर था, तो जिसका वैल्यू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आया था, अरे यार। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसमें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर लगा देते थे। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन को वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, जिसमें ए भी वेक्टर होता है और बी भी वेक्टर होता है। बट एक और टाइप का मल्टीप्लीकेशन हम लोग 11th में पढ़े थे, जिसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, क्या क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो ये कौन सा मल्टीप्लीकेशन में आएगा, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में देखो क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में मान लो दो वेक्टर है ए और बी, हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए बराबर के गुना बी, ए क्या है वेक्टर, बी भी क्या है वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर को अगर कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फाइनली वेक्टर ही बनेगा। और इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जिसमें एक वेक्टर होता है और एक क्या होता है, स्केलर, एक वेक्टर और दूसरा स्केलर। अब इसका रूल देखो क्या है कि के अगर पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो ए और बी, मतलब जो बी का डायरेक्शन होगा वही ए का होगा। ये बेसिक ना बहुत काम आएगा अभी जो बता रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ज्यादा काम आता है। अच्छा प्रॉब्लम में घुस जाता है और कभी माइंड काम नहीं करता है तो बच्चा फंस जाता है। बी और ए अगर पैरेलल हो, नहीं सॉरी, बी ए के अगर पॉजिटिव हो
तो जो बी का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, ए का। और के अगर नेगेटिव हुआ तो बी का जो भी डायरेक्शन होगा ए के एंटी पैरेलल होगा, मतलब ए विल बी एंटी पैरेलल टू बी। बी का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, अरे यार बी का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, उस पर फिर ए का डायरेक्शन किधर होगा, ये हम लोग या तो पैरेलल होगा नहीं तो एंटी पैरेलल होगा। दो ही केस बनता है, तीसरा केस बनता नहीं है। ठीक उसी तरह से देखो, तुम लोग याद किया होगा 11th में F बराबर m गुना a, अरे यार लेकिन मास तो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है ना, ये कभी सुना नेगेटिव मास। तो इसीलिए जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का होता है, या जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर ही फोर्स होता है। बट यहाँ पर क्या है, दो दो केस बन सकता है, क्योंकि टेस्ट चार्ज कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। तो अगर टेस्ट चार्ज मान लो पॉजिटिव हुआ, केस 1, अगर टेस्ट चार्ज क्या हुआ पॉजिटिव, तो जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, और फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज के ऊपर। अरे यार फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज फील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, सोर्स चार्ज। तो जो सोर्स चार्ज के हिसाब से फील्ड बनेगा, और जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एफ पैरेलल टू व्हाट, ई। क्या लिखेगा, एफ विल बी पैरेलल टू ई, मतलब जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का होगा। और केस 2 में क्या है कि क्यू नॉट अगर नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो जनरेट हुआ सोर्स चार्ज की वजह से, उसी के ठीक एंटी पैरेलल में क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। मतलब जो भी फील्ड का डायरेक्शन उसी के एंटी पैरेलल में फोर्स लगेगा। तो ये बात भैया पूरा अच्छा से याद कर लेना। फोर्स जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला पार्ट कहां से आता है, सोर्स चार्ज के ऊपर। कहां से आता है, तो ये वाला पार्ट आता है सोर्स चार्ज से। ये सोर्स चार्ज के वजह से ई वेक्टर है, उसमें टेस्ट चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। और उस फील्ड के अंदर अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ऐसा ऐसा ड्रामा होगा। यहां तक क्लियर है। इसका मतलब बेसिक जो फंडामेंटल है वो फोर्स नहीं है, फील्ड है। तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या जनरेट कराएगा, तो एनी चार्ज बॉडी, ठीक है, जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये ब्लॉक डायग्राम याद रखना। ब्लॉक डायग्राम में क्या है, एक सोर्स चार्ज है, सबसे पहले क्या क्रिएट करेगा, क्रिएट्स क्या, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब किसके वजह से आएगा, किसके वजह से, जो टेस्ट चार्ज से लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। अब व्हाट विल दिस, ये क्या करेगा, क्रिएट्स, ठीक है, या हम ऐसा लिख सकते एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन किसके ऊपर, अरे बोलो, टेस्ट चार्ज। यहां तक चमका है। सोर्स चार्ज सबसे पहले क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्रिएट होने के बाद इट विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन व्हाट, टेस्ट चार्ज। फोर्स जो है टेस्ट पे चार्ज पे डिपेंड करेगा, फील्ड टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बार बार हम बेसिक बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यही पूरा ड्रामा है इसके अंदर। ये बहुत अच्छा से समझना है। यहां तक चमका है। अब ये सारा बात को ध्यान देते हुए हम आगे पढ़ेंगे, पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सो ऑन। क्लियर, यहां तक पिक्चर साफ। टेस्ट चार्ज जैसे रखेंगे तो भाग जाएगा, तो ना भागे इसके लिए क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। अब हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो पॉइंट पी पर, जहां निकालना हो, जिस पॉइंट पे निकालना हो उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं। दो पॉइंट बोला जाता है, या तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं तो फील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, या तो फील्ड पॉइंट बोलेंगे और नहीं तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फील्ड पॉइंट या ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो यही हमको आर का दूरी पर क्या निकालना है, फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, एंड सो ऑन। यहां तक चमका है। तो प्लस क्यू हो गया। अब ये फील्ड का कैलकुलेशन करने के लिए फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, देख, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ई वेक्टर। ई वेक्टर बराबर क्या लिखता है, एफ बाई क्यू नॉट, अरे यार, एंड क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो क्यों लेते हैं, ताकि इसका स्मॉल इफेक्ट जो है उसको वेरी स्मॉल होना चाहिए। अब ये एफ क्या है, कूलम्बिक फोर्स। तो अब हम फील्ड है या नहीं है, ज्यादा है या कम है, उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, एक हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज को रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं,
पॉइंट चार्ज, मान लो हम प्लस क्यू नॉट को रखते हैं। जनरली नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा आसान मिले। नेगेटिव भी रख सकता है बट हम लोग नॉर्मली पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, रिपल्सन की अट्रैक्शन, रिपल्सन की अट्रैक्शन, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। अरे यार अब बोल ये एफ का वैल्यू लिखेगा तो क्या लिखेगा, बोल के क्यू क्यू नॉट बाई व्हाट, आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, दूरी बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड क्यू। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वी हैव टू पुट एरो ऑल्सो। तो लेट अस पुट आर कैप एज ए एरो। आर कैप यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड देख रहा देखो, अगर हम एक सर्किल बनाएंगे जैसे रेडियली आउटवर्ड हुआ कि नहीं हुआ, और बोलो तो इसके लिए हम क्या लगा देगा, ऐसे ये कूलम्बिक फोर्स है। अब कूलम्बिक फोर्स से क्या करेंगे, क्यू नॉट को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो बोल क्या होगा, देयरफॉर एफ वेक्टर, एफ वेक्टर देख यहाँ क्या है, के क्यू क्यू नॉट बाई व्हाट, आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लगा देगा, आर के डिवाइडेड बाई व्हाट, ये वाला क्यू नॉट टेस्ट चार्ज और क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। ये हमारा क्या निकलने वाला भाई साहब, ई वेक्टर। अब ये क्यू नॉट से क्यू नॉट गया तो बोल क्या आया, ई वेक्टर बराबर कितना आया, अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर है। यहाँ पर क्या लगा देगा, आ देगा। इसका मतलब ये आर कैप वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बताएगा, डायरेक्शन क्या बताएगा, तो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर और डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। क्या होगा, रेडियली, नहीं आया नहीं आया, अरे बोलो ई वेक्टर का जो डायरेक्शन, इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, रेडियली, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड। क्लियर, नहीं समझा। अगर कोई मान लो नेगेटिव चार्ज रखता है, देख पॉइंट, दूरी कितना r, ठीक, बोल मैग्नीट्यूड क्या लिखेगा, के क्यू बाई, प्लस है कि माइनस है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा, ऐसे, तो बोल क्या लिखेगा, आर कैप। अरे यार नहीं चमका, और बोलो अगर प्लस क्यू के जगह माइनस क्यू है, बोल तो क्या होगा, हमको इस पॉइंट पी पे निकालना जो कितना दूरी पे है, आर, तो बोल क्या होगा, तो प्लस है कि माइनस है, प्लस की माइनस, माइनस, तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। यहाँ रेडियली आउटवर्ड टाइप का फील्ड आ रहा है ना, और ये रेडियली इनवर्ड, तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल क्या लिखेगा, के क्यू बाई आर ए स्क्वायर होगा, खाली डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी व्हाट, माइनस ऑफ आर कैप। नहीं आया नहीं आया, तो मैग्नीट्यूड पार्ट जो है के क्यू बाई आर स्क्वायर और डायरेक्शन पार्ट प्लस होगा तो रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव होगा तो रेडियल इनवर्ड। यहाँ तक चमका है। अब हम लोग जैसे कूलम्स लॉ पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में पढ़े थे, तो यहाँ भी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। डायरेक्ट अभी हम बता रहे हैं क्योंकि ये सब हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ चुके थे। अगर दो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आउट क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस, क्लियर है, और दो पॉइंट है, इस पॉइंट ए है जहां पर प्लस क्यू सोर्स चार्ज रखा हुआ है, क्या है ये, प्लस क्यू जहां सोर्स चार्ज रखा हुआ है, और एक ऐसा पॉइंट पी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, क्या बोलते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग, चलो आर क्यू ले लो, आर क्यू मतलब पोजीशन वेक्टर जहां चार्ज रखा हुआ है, अरे बोलो, और आरपी क्या है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना, किसके वजह से, इसके वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा ई वेक्टर, वो इन स्पेस भी कर सकता है, इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अवेलेबल होगा, तो ई वेक्टर बराबर क्या लिखेगा, देखो मैग्नीट्यूड पार्ट के क्यू बाय नीचे में हमारा डिस्टेंस का यहाँ क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का क्यूब, मतलब यहाँ पर एपी, एपी का क्यूब, डिस्टेंस बोले तो क्या, एपी, तो यहाँ पर हो जाएगा एपी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जगह हम एपी भी यूज कर सकते हैं, तो एपी का क्यूब, ठीक। और यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट आरपी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर, ऐसे। आरपी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी का, आर क्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, आर क्यू, जहां पर सोर्स चार्ज रखा हुआ है, और डिस्टेंस की जगह हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं
ये हो जाएगा आर पी वैक्टर माइनस आर क्यू वैक्टर का व्हाट होल क्यू। अरे यार नहीं समझा। तो नीचे में ये क्या है, ये वाला पार्ट डिस्टेंस है, डायरेक्ट अगर डिस्टेंस पता हो तो डिस्टेंस का क्यूब भी कर सकता है, ऐसे आ जाएगा। तो आरपी है पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक, और आर क्यू है तुम्हारा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। अब फाइनली जो हम लोग देख रहे हैं कि जो फील्ड हमारा आएगा ना टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो खाली शुरू में प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए वो चीज था, बट थ्योरी में वो कहीं नहीं आएगा क्योंकि उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है, वो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कांड नहीं करेगा। यहाँ तक समझा। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, सपोज दैट मान लो जहाँ सोर्स चार्ज रखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट है 2, 8, 10, ठीक, क्या है 2, 8, 10, और इसका कोऑर्डिनेट है 8, 10, 13। जो सोर्स चार्ज है उसका वैल्यू है मान लो 963, 7 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 343 माइक्रोकूलम। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 343 माइक्रोकूलम, ठीक। अब यहाँ पर आरपी वेक्टर है, आरपी वेक्टर में हम लोग लिखेंगे क्या, तो आरपी वेक्टर में किसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, पी का। तो पी का अगर कोऑर्डिनेट हो क्या एक्सपी, वाईपी और जेडपी, तो बोल आरपी वेक्टर को क्या लिखेगा एक्सपी आई कैप, फटाफट बोलो, वाईपी जे कैप प्लस क्या हो जाएगा जेडपी के कैप, ठीक। उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट जो जहाँ क्यू है वहाँ ले लेते हैं एक्स क्यू, वाई क्यू और क्या, तो बोल क्या लिखेगा आर क्यू वेक्टर की जगह, अरे बोलो, हाँ एक्स क्यू आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप प्लस जेड क्यू, नहीं समझा के कैप, ऐसे ना। अब देखो किसका कोऑर्डिनेट पहले लेना है, हमको क्या पूछा है, फाइंड ई वेक्टर एट पी, पी वेक्टर पी पॉइंट पे हमको निकालना है। जहाँ चार्ज रखा हुआ था वो पॉइंट क्यू था और जहाँ निकालना है वो पॉइंट पी है। तो फील्ड निकालना है कहाँ पे, पी पॉइंट पे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है के क्यू बाई क्या लिखेगा डिस्टेंस का क्यू, मतलब क्यू पी अगर डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस का क्या क्यू हो जाएगा, नहीं इसको ऑल्सो क्या लिख सकता है आर पी माइनस आर क्यू का क्या, और बोलो क्यू, उसके बाद क्या लिखेगा आर पी वैक्टर माइनस ऐसे। अब किसका कोऑर्डिनेट पहले लिखना, पी का या क्यू का, डल रिस्पॉन्स पी का, तो क्या हो जाएगा बोल, तो ई वेक्टर बता के बोले तो कैसे होगा, क्यू बोले तो कितना 343 माइक्रोकूलम, माइक्रो बोले तो अरे बोलो बोलो 10 टू द पावर -6, यहां तक चमका है। अब किसका कोऑर्डिनेट पहले लिखेगा, तो आरपी ये ना, तो 8 में से 2 गया 6 आई कैप, क्या है फिर बोल 10 में से 8 गया, फिर बोल 13 में से 10 गया, ऐसे। अब इसका मॉड क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 7, 7 का क्या है क्यूब, 7 का क्यूब ऐसे। तो 7 का क्यूब 7 गुना 7 गुना 7, समझा 343 क्यों लिए थे, नहीं आया, अरे बोलो वारे डाटा है, आसानी से आ रहा है। अब देखो क्या लिखेगा, ई वेक्टर बराबर देखो 9 छक, अच्छा 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -6 क्या बचे 10 टू द पावर 3, तो 9 छक मतलब 54 आई क्या प्लस बोल बोलो 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 18 9 दूनी 18 18 जे कैप प्लस 27 के कैप ऐसे इंटू 10 टू द पावर 3। अब यूनिट क्या होगा किलोमीटर, क्या होगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम या, तो हम न्यूटन पर कूलम बैठा देते हैं, ठीक। अगर
कहता कि EX निकालो, तो बोल क्या लिखता है? हाँ 54 नहीं, 54 इंटू 10⁻³ क्या बोलेगा? 54 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। EY बोलता तो 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। EZ बोलता तो 27 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्या मेरी बात क्लियर है? कहता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो नेट कैसे निकालता है? तो √I का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K का कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाता? निकल जाता। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या तुम चाहो तो अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ √EX का स्क्वायर प्लस ये वही बात आएगा, EY का स्क्वायर प्लस EZ का स्क्वायर करेगा तो भी आ जाएगा। तो बोल ये करेगा तो कितना आएगा? तो साफ सुथरा आएगा। देखो 54 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस क्या 27 का स्क्वायर इंटू 10⁻³। तो कुछ करना नहीं है, देखो यहीं से आ जा रहा है। ये कौन वाला गया? देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 9 49 का अंडर रूट क्या 7, 7 गुना 9 63। और कुछ है क्या? ये नहीं बचा यार, ये तो सब ये वाला कैंसिल हो गया ना। तो ये क्या 63। तो ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट आएगा 63 इंटू 10⁻³ अरे बोलो 3 न्यूटन पर। ये वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। नहीं है। अरे बोलो एक्स आया, वाई एकदम बेसिक से, फिर दिक्कत वाली बात? कोई क्लियर बात? अब मान लो कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इसी में क्या हो जाएगा? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा चार्ज हो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो एंड सोन, एक होगा तो सल्टा लेगा ऐसे ही, और एक से ज्यादा होगा तो, जैसे मान लो बहुत सारा चार्जेस है ऐसे, यहाँ पर Q1 रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है, यहाँ Q3, बहुत सारा चार्जेस आर देयर। तो यहाँ पर सोर्स चार्ज सब बन जाएगा, और यहाँ पर फील्ड का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है यहाँ पर? फील्ड का कैलकुलेशन। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस करके क्या सोन, और लास्ट में क्या आ जाएगा? व्हाट इज E1 वेक्टर? E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर क्या है? हाँ, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर √2 Q1 Q2 Q3 एंड Q4। क्या इंडिविजुअली जैसे एक के चलते निकाले वैसे सबके चलते निकाल सकते हैं? यस। फिर कैसा एडिशन करना है? कैसा एडिशन? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। तो कैसा एडिशन करना है? वेक्टर एडिशन। अरे यार देखो इसमें क्या लिखा हुआ कि अगर एक मोर देन चार्जेस हो, मोर देन 1 चार्जेस देयर, और सबके वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो क्या करेंगे? सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यह एज्यूम करते हुए कि जिसके वजह से हम निकाल रहे हैं वही ओनली प्रेजेंट है, बाकी सब एब्सेंट है। ठीक है, ऐसे करके जितना भी चार्जेस है सबका कैलकुलेट करेंगे और सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल करके और सारे वेक्टर का वेक्टर एडिशन कर देंगे, दैट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तब हम लोग का निकल जाएगा, दैट इज ई वेक्टर बराबर EA प्लस EB प्लस EC, वेयर ई क्या है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और EA वेक्टर, EB वेक्टर, EC वेक्टर क्या है? दीज आर द वर्ड इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो यही हमको बार बार रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। ठीक है, और ग्राफ भी हम लोग सीखेंगे तो इसी फंडा को यूज करेंगे। बोल क्लियर है? तुम बढ़िया से लिखा हुआ है, चलो उतारो। ठीक है, उतारो इसको। देखो क्या है कि एक स्क्वायर है तुम्हारा। ठीक है, क्या है? ये स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है, जिसका सारा चार्जेस क्या है? फिक्स्ड है, जिसके वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है, जिसके वर्टिसेस पे क्या रखा हुआ? चार्ज रखा हुआ, और सारा चार्जेस फिक्स्ड है। बोल क्लियर है? और स्क्वायर का साइड का लेंथ कितना है? A। क्वेश्चन क्या है कि जहां सेंटर है इसका वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर कहाँ पे? तो मान लो ये O ले लेते हैं, तो O पे निकालना है। ठीक है, एक हम बना रहे हैं, एक तुमको बनाना, हो जाएगा काम। बोल क्लियर है? देखो कैसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो बनाने के लिए मान लो कि इसको सॉल्व करने के लिए इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको x एक्सिस ले लेते हैं और ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब सबको लॉजिक से उसका डायरेक्शन पहले निकालेंगे। अच्छा, चूंकि स्क्वायर है तो सारा साइड क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। लेट दिस बी इक्वल टू क्या? x।
अब हम ये x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो कैन वी राइट एक्स स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल में या तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ये सब साइड का लेंथ a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो बोल 2x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बाई 2, या x का वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, a बाई रूट 2 हो जाएगा। बोल क्लियर है। अब देखो कैसे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इंडिविजुअल चार्जेस के चलते क्या होगा। तो मान लो सपोज दैट पहले प्लस क्यू के चलते निकालेंगे, अच्छा जब जिसके चलते निकालेंगे उसको प्रेजेंट मानेंगे, बाकी को एब्सेंट मानेंगे, और फिर ऐसे ऐसे करके सबका निकाल के और फिर वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। फिर से सुनो क्या करेंगे, जिसके वजह से निकालेंगे उसको प्रेजेंट मानेंगे, बाकी सबको क्या मानेंगे, एब्सेंट मानेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सबका निकालेंगे और सबका फिर क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो जैसे ए की वजह से क्या होगा, तो इसके वजह से डायरेक्शन इधर होगा, बी की वजह से क्या प्लस है ना, रेडियली आउटवर्ड होगा तो इधर होगा। हाँ बोलो, बी की वजह से बोलो बोलो बोलो, हाँ लेफ्ट होगा, यस वेरी गुड। तो ये कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ई बी, इसी किधर कहेंगे, तो ये भी प्लस है तो इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, वेरी गुड। तो ये तुम्हारा इसी हो जाएगा। डी की वजह से क्या होगा, इधर, तो ये तुम्हारा ईडी हो जाएगा। बोल क्लियर है। अब सबके वजह से देखो क्या होगा, तो सबसे पहले ए के वजह से क्या लिखेंगे, तो के मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्या है, क्यू, बाई यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन नीचे है तो नीचे के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन से क्या लिखेंगे, माइनस जे के। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाला बोलो, तो के बी वाला चार्ज कितना, 2q है ना, तो यहाँ पर 2q हो जाएगा डिवाइडेड बाई व्हाट, एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो लेफ्टवर्ड, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। बोल क्लियर है। सी की वजह से बोलो, सी की वजह से, तो सी की वजह से मैग्नीट्यूड के यहाँ पर 3q हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, तो ऊपर, ऊपर के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ प्लस जे कैप हो जाएगा। बोल क्लियर है। अच्छा ईडी की वजह से बताओ, तो के 4q बाई व्हाट, एक्स स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, तो ये भी प्लस है तो इसका डायरेक्शन राइट हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा प्लस आई कैप। अब देखो हम लोग सब में क्या किए हैं कि जिसके वजह से निकाले हैं उसको प्रेजेंट माने हैं, बाकी सबको एब्सेंट माने हैं, ऐसे ऐसे करके सबको निकाले हैं। अब करना क्या है, अब सबका वेक्टर एडिशन करना, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो कैसे लिखेंगे, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस वॉट, ई डी। अब सबको जोड़ के देखो तो आई कैप क्या वो है, दो जगह, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ, जे कैप दो जगह है। अब देखो 4q और 2q, तो 4q माइनस 2q, 2q हो जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ पर जे कैप यहाँ भी यहाँ पर है, तो 3q माइनस q, तो ये भी 2q हो गया। तो कैन वी से दैट k इंटू 2q बाई एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो बचेगा क्या अंदर में, तो बचेगा अंदर में आई कैप, और ये क्या हो जाएगा प्लस जे कैप। बस इसको जोड़ ही देना है, सबको जोड़ दो, आ जाएगा ऐसे। अब चूंकि ये दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, तो क्या करेगा, पाइथागोरस का रूल को फॉलो करेगा। तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है तो अंडर रूट क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ई वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे, तो के 2q बाई एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो देखो 2 रूट 2 हो गया, तो 2 रूट 2 क्यू के भी कर देते हैं, के इंटू क्यू बाई वॉट, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करो तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना हो जाएगा, हाँ बोलो बोलो, हाँ 4 रूट 2 के क्यू बाई वॉट, ए स्क्वायर। यही इसका क्या आएगा, यही इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बोल क्लियर है। अच्छा अब अगर वेक्टर को प्लॉट करना है तो वेक्टर को प्लॉट भी कर सकता है। तो वेक्टर को प्लॉट करेंगे तो देखो कैसे कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्स एक्सिस ये ले लेते हैं, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अब देखो दो वेक्टर है ना, तो एक वेक्टर क्या है, तो एक वेक्टर आई कैप में है और दूसरा जे कैप में है। तो आई कैप वाला पार्ट क्या है, तो के 2q बाई वॉट एक्स स्क्वायर है, और जे कैप वाला भी पार्ट क्या है, के 2q बाई वॉट एक्स स्क्वायर। बोल क्लियर है। अब ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट पूरे एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो कैन वी से दैट कि रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, जो इसके साथ भी 45 बनाएगा और इसके साथ भी 45 बनाएगा। तो इस फोटो में अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बिल्कुल इधर होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ई वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा विल बी पैरेलल टू किधर, डी ए, और पैरेलल टू क्या होगा, सी बी। ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो 4 रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा,
और उसका जो डायरेक्शन पार्ट होगा वो किधर होगा, पैरेलल टू डीए होगा या पैरेलल टू सीबी होगा। बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत, समझ में आ गया सबको? करना क्या है, फिर से याद सुनो कि जिसके वजह से निकालेंगे उसको प्रेजेंट मानेंगे, बाकी सबको एब्सेंट मानेंगे। ऐसे ऐसे करके सबका निकालते हैं और फिर सभी वेक्टर का वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। इसी तरह से हम लोग फाइनली निकाल देते हैं। याद हुआ? ठीक है, चलो एक हम बना दिए, एक तुम लोग बनाओ। ठीक, चलो बनाना शुरू करो। सबका इंडिविजुअल निकालो, सबका डायरेक्शन देखो लॉजिक से किधर होगा और सभी वेक्टर का वेक्टर एडिशन कर दो। ठीक है, चलो बनाना शुरू करो जल्दी फटाफट। चलो कितने का आया? इधर आ गया सबका, इधर भी आ गया। अच्छा तुम्हारा क्या दिक्कत हो रहा है? बना रहा है, चलो बनाओ। आ गया सबका, पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? चलो देखो ये क्वेश्चन लिखो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन उतारो इसको पहले। अब देखो क्या है इस प्रॉब्लम में कि एक घड़ी है। ठीक है, ये क्या है? ये घड़ी है। अब घड़ी में देखो सारा जो न्यूमरल लिखा हुआ है, तो यहाँ चार्ज -q है, -2q है, ऐसे करके अप टू -12q है। सारा पॉइंट चार्जेस फिक्स्ड है ये सब एट द न्यूमरल पर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके वजह से इंडिविजुअल होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितने बजे की तरफ पॉइंट आउट करेगा ये बताना है। क्या है क्वेश्चन कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बजे के तरफ पॉइंट आउट करेगा, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखो क्या क्या ये करेंगे, बस इसमें इतना नहीं, मतलब सिर्फ डायरेक्शन निकालना, याद रखना मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, सिर्फ क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। अब अगर देखा जाए तो हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर, तो कितना चार्ज है टोटल? 12। तो 12 चार्ज का कितना वेक्टर होगा? 12 वेक्टर होगा। सारे 12 वेक्टर का क्या करना है? डायरेक्शन के हिसाब से उसका वेक्टर एडिशन कर देना है। अब देखो कैसे कैसे क्या होगा, तो देखो सारा चार्ज एक चीज देखो क्या है, सारा नेगेटिव है। तो अगर हम लोग सबका निकालेंगे तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पार्ट बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होता है वो क्या होता है? के क्यू बाई वॉट, आर स्क्वायर, वेयर क्यू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और आर क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो मान लो 12 की वजह से निकालना, ये 12 की वजह से, तो अगर डायरेक्शन का बात किया जाए तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा ना। तो ये मान लो ए है और इसको मान लो बी ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ऊपर होगा, और बोलो, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो k इंटू क्यू, क्यू की जगह क्या लिखेंगे? 12q, तो k इंटू 12q बाई आर स्क्वायर होगा। उसी तरह से नीचे वाला -6q की वजह से क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन ई भी नीचे होगा। अच्छा इसका बताओ वैल्यू क्या होगा? तो k q की जगह q नहीं होगा बल्कि क्या होगा? -6q, सॉरी मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, क्या लेते हैं हमेशा? मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो k इंटू 6q बाई आर स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? नीचे होगा। तो अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो ऊपर में ये वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड k 12q बाई आर स्क्वायर हो गया, और एक नीचे वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? k इंटू 6q बाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है? 180 डिग्री पे है। डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर एडिशन होगा। तो क्या लिखेंगे? तो देखो कौन वेक्टर बड़ा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वेक्टर इज ग्रेटर देन व्हाट? ईबी वेक्टर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये वेक्टर माइनस ईबी वेक्टर। तो हम ऐसा लिखेंगे 12kq बाई आर स्क्वायर माइनस 6kq बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6kq बाई आर स्क्वायर। तो लेट उसको हम लोग ई नॉट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वो 6kq बाई आर स्क्वायर को क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं? लेट इट बी ई नॉट, या सिंपली इसको हम लोग ई नॉट ले लेते हैं। क्लियर है? अब हम ऐसा कहें कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 6kq बाई आर स्क्वायर होगा, उसका ई नॉट होगा। तो कैन वी से दैट कि सेकेंड फिगर में अगर हम सिर्फ डायरेक्शन दिखाएंगे तो एक ई नॉट ये होगा। उसी तरह से देखो 7kq और ये kq, तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन, तो 7 में से एक निकला, तो ये भी 6kq बाई आर स्क्वायर होगा। तो इसको भी क्या चीज से डिनोट कर सकते हैं? ई नॉट से। उसी तरह 8 में से 2 गया, फिर 6kq, वही ई नॉट हो जाएगा। 9 में से 3 गया, ये भी 6kq, दैट इज ये भी क्या हो जाएगा? ई नॉट। 10 में से 4 गया, कितना हो गया? तो ये भी तुम्हारा 6kq, दैट इज ई नॉट होगा। ये भी तुम्हारा 6q, 11 में से 6 गया। अरे बोलो, तो सभी ई नॉट का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो 6kq बाई आर स्क्वायर होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा? ई नॉट एज्यूम किए हैं। अब हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो प्रॉपर्टी हमको पता है कि अगर 2 वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो उसका रिजल्टेंट किधर जाता है? हाँ, तो रिजल्टेंट पूरे दोनों वेक्टर के एंगल को जो बाइसेक्ट करता है उधर होता है ना। इसका मतलब कि 2 वेक्टर अगर होगा, दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड
सेम होगा तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूरे एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो हम पहले ये दोनों वेक्टर का निकालते हैं, ये दोनों का, तो ई नॉट है, ई नॉट है, ठीक है। अब जो भी एंगल है ये पूरे एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इसी के बीचों बीच जाएगा। अरे बोलो, इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इसी के बीचों बीच। तो ये दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन करेंगे तो जो डायरेक्शन वाला जो पार्ट, हमको सिर्फ डायरेक्शन निकालना है, तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। बोल क्लियर है। उसी तरह से इसका और इसका निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और फिर ये बराबर बराबर, तो इसका भी रिजल्टेंट इधर ही जाएगा। फिर इसका और इसका निकालेंगे तो फिर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसका भी किधर जाएगा, ऐसे जाएगा। अरे बोलो, तो सबका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट भी इधर, ये दोनों का भी रिजल्टेंट इधर, और ये दोनों का भी रिजल्टेंट इधर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो किधर होगा, हाँ इधर ही होगा। अब क्या होगा, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, तो बोल डायरेक्शन किधर जाएगा, हाँ 9:30 बजे की तरफ। किधर होगा, 9:30, जो कि बीचों बीच जा रहा है ना। अरे बोलो, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बस खाली रिजल्टेंट निकालना था। बोल क्लियर है, काफी आसान। अब एक चीज इसमें और क्वेश्चन मान लो अगर पूछा जाए, हाँ कि अगर यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू नॉट रखेंगे तो बताओ उस पर फोर्स किधर लगेगा। तो हम लोग को पता है कि ए वेक्टर बराबर क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर, ऐसे। वेर क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर फोर्स निकालना है, और ई वेक्टर क्या होता है, तो क्यू नॉट को छोड़ के बाकी जितना भी चार्ज है ब्रह्मांड में सबकी वजह से। तो ब्रह्मांड बोले तो यहाँ तो 12 ही चार्ज है ना, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो ई का डायरेक्शन होगा वही एफ का होगा। तो ई का डायरेक्शन 9:30 बजे की तरफ हो गया, तो फोर्स का भी डायरेक्शन किधर होगा, 9:30 बजे की तरफ होगा। और अगर माइनस क्यू नॉट रखेंगे तो व्हाट विल हैपन, तो इसी के ठीक ऑपोजिट में फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर क्यू नॉट पॉजिटिव होता है तो ये दोनों पैरेलल होता है, और क्यू नॉट अगर नेगेटिव होता है तो ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल होता है। तो बोलो क्या होगा, तो इसी के ठीक ऑपोजिट में मतलब क्या हो गया, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन 3:30 बजे की तरफ, ठीक है। बोल क्लियर है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा अब बताओ तो एएम होगा कि पीएम होगा, एएम की पीएम। देखो ये भी बहुत आसान है। अगर मान लो सुबह में बना रहे हैं तो एएम हो जाएगा, और अगर रात में बना रहे तो पीएम हो जाएगा। चलिए ये भी आसान। बोल क्लियर है, कैसे कैसे करना है समझ में आ गया। सबका इंडिविजुअल निकालेंगे, और सभी इंडिविजुअल निकालने के बाद सबका इंडिविजुअल सारे का वेक्टर एडिशन कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। बोल क्लियर है। तो डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कि किधर फाइनली डायरेक्शन होगा। क्लियर। चलो किसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। तो न्यूट्रल पॉइंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट, अब यहाँ पर ज्यादातर प्रॉब्लम जो है ना न्यूट्रल पॉइंट का 2 ही चार्ज के चलते ज्यादा आता है। तो मान लो एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। Q1 की वजह से मान लो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, और Q2 की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखेंगे, तो अगर 2 वेक्टर है तो सुपरपोजिशन लगाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। बोल क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर न्यूट्रल पॉइंट या एट न्यूट्रल पॉइंट पर देखो क्या होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो 0 पुट करो तो 0 बराबर क्या आ गया, E1 प्लस E2। और बोलो अब E1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस E2 आ गया। तो ये किस टाइप का वेक्टर आया, बोलो बोलो बोलो, हाँ ये नेगेटिव वेक्टर से आया। कैसा है, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, हाँ तो नेगेटिव वेक्टर का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी होता है कि E1 का जो डायरेक्शन है वो E2 के ऑपोजिट में होना चाहिए। फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा बताए थे और वेक्टर में भी पढ़ाए हैं ये सब। तो E1 का मैग्नीट्यूड, ये देखो E1 का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए E2 से। और दूसरा पॉइंट क्या है कि E1 का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या सीखे कि न्यूट्रल पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और न्यूट्रल पॉइंट होने के लिए E1 का डायरेक्शन E2 के ऑपोजिट होना चाहिए, और E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड से E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से न्यूट्रल पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। लिखो न्यूट्रल पॉइंट पर कि न्यूट्रल पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट के दोनों तरफ बोथ साइड्स में ई वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। अगर एक तरफ किसी एक चार्ज का ई वेक्टर ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ दूसरे का वेक्टर का, दूसरे मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसको उतारो पहले, इसके बाद हम प्रॉब्लम इस पे कराते हैं। क्लियर। तो लिखो, देखो यहाँ पर क्या है कि 2 चार्ज फिक्स्ड है, Q1 है और Q2 है, और दोनों के बीच का दूरी L है,
और यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। बोल क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लोकेट द पोजीशन ऑफ व्हाट न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का लोकेशन जो है वो पता लगाना। अब न्यूट्रल पॉइंट का लोकेशन कैसे पता लगाएंगे? तो न्यूट्रल पॉइंट का अभी हम लोग जैसा डिफाइन किए, कैसे कि दो वेक्टर अगर होगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कैंसिल आउट कर देता है और वही कहलाता है न्यूट्रल पॉइंट। तो सबसे पहले देखो निकालने के लिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज देखो, पहले इसको देखो, डायरेक्शन ऑपोजिट तो इसी लाइन के ऊपर होगा कहीं ना कहीं, इसके बाहर तो हो नहीं पाएगा क्योंकि सेंट्रल टाइप का है ना, सेंट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकता है। तो ये देखो अगर देखा जाए तो ये तीन एरिया में बटा हुआ है। क्या क्या? एक ए का लेफ्ट, एक बी का राइट और एक ए और बी के बीच में। अगर ए का लेफ्ट में देखा जाए तो प्लस Q1 की वजह से भी डायरेक्शन होगा लेफ्ट और ये प्लस Q2 की वजह से भी डायरेक्शन होगा लेफ्ट। तो जब दोनों की वजह से लेफ्ट होगा तो डायरेक्शन तो सेम हो गया, तो जुटेगा कि घटेगा? हाँ जुटेगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो नहीं हो सकता, मतलब ए के लेफ्ट साइड में न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल नहीं है। बोल क्लियर है? ठीक उसी तरह से बी के राइट साइड में भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि प्लस Q2 की वजह से राइट प्लस Q1 की वजह से भी राइट, तो दोनों की वजह से राइट, दोनों वेक्टर जुटेगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कैंसिल करेगा। तो बी के इधर भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके बीच में पॉसिबल है क्या? यस। अब कहाँ पॉसिबल है? क्या एग्जैक्टली बीच में होगा? नहीं, बीच में नहीं होगा। जिस मैग्नीट्यूड के जो लाइटर है, हमेशा लाइटर की तरफ याद रखना, लाइटर की तरफ न्यूट्रल पॉइंट ज्यादा होता है। किधर होता है? लाइटर पॉइंट, लाइटर चार्ज की तरफ, जो स्मॉलर चार्ज होता है उसके तरफ होता है। तो मान लो ये स्मॉलर चार्ज तो Q2 है यहाँ पर, क्योंकि दिया हुआ भी क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ से समझने के लिए इसको हम लोग x ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये x ले लेते हैं। तो ये दूरी क्या हो जाएगा? तो ये दूरी L माइनस x हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये प्लस Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस प्लस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब दो वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो पॉसिबल हो जाएगा। तो देखो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 लिखेंगे और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मान लो E1 लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दैट E1 वेक्टर इज अपोजिट टू व्हाट? E2 वेक्टर। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। अब E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या माना? L माइनस एक्स। तो कैन बी राइट K Q1 बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा बोलो K Q2 बाई एक्स का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर दो। कैसे करेगा? स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेगा तो क्या होगा? यहाँ पर Q1 बाई L माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? Q2 बाई एक्स। अब इसको इधर जाने दो, तो रूट Q1 एक्स इक्वल टू व्हाट? रूट Q2 L। ऐसे तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा इसको इधर आने दो, तो माइनस विल बिकम प्लस। तो फाइनली ये कितना आएगा? देखो ये इतना आ जाएगा। बोल क्लियर है? इसका मतलब x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया तो L माइनस एक्स भी आ जाएगा। तो L माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा? तो L माइनस एक्स का वैल्यू आएगा L माइनस एक्स। एक्स क्या है? तो ये तुम्हारा ऐसे है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, तो ये प्लस रूट Q2L और माइनस रूट Q2L कैंसिल हो जाएगा। तो बोल L माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा? तो ये आ जाएगा, क्या बचेगा? हाँ, रूट Q1L बचेगा डिवाइडेड बाई Q1 Q2। बोल क्लियर है? ठीक है। तो x का वैल्यू भी आ गया और L माइनस एक्स का वैल्यू आ गया। अब इसको अगर देखा जाए फोटो से तो देखो क्या है, यहाँ पर प्लस Q1 है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है? प्लस Q2 है। दोनों फिक्स्ड है और दोनों के बीच का दूरी क्या है? L है। और न्यूट्रल पॉइंट लाइटर चार्ज की तरफ होगा। किधर होगा? अब लाइटर चार्ज की तरफ होगा तो ये वैल्यू क्या है? यहाँ पर रिजल्ट, लेट दिस पॉइंट बी N, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, ये जो दूरी आया वो कितना आया? तो यहाँ से आया ये रूट Q2L बाई व्हाट? तो Q1 प्लस Q2 ऐसे। और ये वाला कितना आया? तो ये वाला आया रूट Q1L Q1 प्लस Q2 ऐसे। क्लियर है? पोजीशन ऑफ
न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जहाँ ई वेक्टर जीरो होगा। अब देखो कैसे कैसे बनाएंगे। अब देखो अगर देखा जाए तो ये दोनों के बीच में पॉसिबल है क्या? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये दोनों के बीच में पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लस Q1 की वजह से रेडियली आउटवर्ड होगा तो राइट होगा, इस माइनस Q2 की वजह से भी राइट होगा। तो ये दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है तो E1 और E2 क्या होगा? जुटेगा, जुटेगा तो राइट हो जाएगा। अब इस एरिया में आ जाओ, इस एरिया में देखा जाए तो इसके वजह से तो लेफ्ट होगा और इसके वजह से क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होता है तो इधर, और इसके वजह से इधर। बोल क्लियर है? अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि इसके ज्यादा नजदीक में है ना। तो ये तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होता है वो क्या लिखते हैं? तो K Q/R² होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे डिपेंड करता है ना। तो इसका ये भी कम है और ये भी कम है, तो ये भी कम और ये भी कम, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस इलाका में E1 का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो E2 के मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए ये एरिया भी पॉसिबल नहीं है। ये में तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही नहीं पा रहा है। इस एरिया में पॉसिबल है, यस, यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि माइनस की वजह से लेफ्ट है और प्लस की वजह से राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पर जीरो होगा। बोल क्लियर है? अब डायरेक्शन देखा जाए तो इसका डायरेक्शन E2 का इधर होगा और इसके वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? इधर होगा। तो डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है, मतलब एक कंडीशन फुलफिल हो चुका है। बचा दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन में देखा जाए तो पहला कंडीशन क्या है? E1 का डायरेक्शन E2 के डायरेक्शन के अपोजिट होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड खाली बराबर कर दो, तो मैग्नीट्यूड बराबर करेगा तो कैसे करेगा? तो ये दूरी यहाँ से वंस अगेन इसको x मान लेते हैं तो दूसरा L+x हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि E1 का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है E1 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा K, मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, तो Q1/L+x का क्या? होल स्क्वायर इक्वल टू K Q2 यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है? अब क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? √Q1 और ये L+x, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये जाएगा Q2 और ये हो जाएगा x, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा? इक्वल टू Q2L अब प्लस क्या होगा? √Q2 इंटू एक्स। तो फाइनली x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? तो x का वैल्यू अगर इसको इधर सॉल्व करेंगे तो √Q2L बाई व्हाट? √Q1, या इसको यहां लिख देते हैं। तो कितना आएगा x का वैल्यू? तो x का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा √Q2L बाई, ये इधर जाएगा तो माइनस √Q2 हो जाएगा। x कॉमन ले लो और फिर इसको इधर भेज दो, आजाद कर दो x को, तो कितना आएगा? ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आ गया? ये x का वैल्यू आ गया। बोल क्लियर है? अच्छा, अब x का वैल्यू आ गया तो L+x क्या होगा? तो L+x को सॉल्व करेगा तो कितना आएगा? ऐसे। अब देखो जोड़ना है ना, तो प्लस √Q2L और माइनस √Q2L कट जाएगा, तो बोल x का वैल्यू क्या आएगा? तो x का वैल्यू आएगा तुम्हारा क्या? तो ये आ जाएगा √Q1L बाई व्हाट? √Q1 माइनस √Q2, ऐसे। ठीक है, तो x का वैल्यू भी आ गया और L माइनस x का वैल्यू भी आ गया। तो कहने का मतलब देखो क्या है कि अब हम लोग कैसे कैसे करेंगे। तो ये तुम्हारा प्लस Q1 आया और ये तुम्हारा माइनस Q2 आया, दोनों के बीच का ये दूरी कितना था? L था। अब यहाँ पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट आ गया जहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। अब ये वाला दूरी कितना आया? तो ये जो दूरी आया है वो हमारा कितना आया? तो √Q2L बाई व्हाट? ऐसे। और बोलो, और यहाँ से कितना आया? तो यहाँ से आया तुम्हारा √Q1L बाय √Q1 माइनस √Q2। और क्लियर? ये वैल्यू यहाँ से आया जो है। हाँ, अब दोनों प्रॉब्लम को ना हम कंपेयर कर दे रहे हैं। तो दोनों प्रॉब्लम में देखो क्या है कि ये सेम साइन वाला है, ये डिफरेंट साइन वाला है, दोनों के बीच का दूरी L है, दोनों चार्ज फिक्स्ड है। अब सेम साइन होगा तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में, दोनों के बीच में होगा, और अगर अपोजिट साइन होगा तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा लाइटर चार्ज की तरफ होगा। मतलब यहाँ पर भी लाइटर चार्ज के नियरेस्ट में है और यहाँ पर भी लाइटर चार्ज के नियरेस्ट में है। तो दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हैं? ये
तो न्यूट्रल पॉइंट किसके तरफ है, लाइटर चार्ज की तरफ है दोनों केस में, ठीक है। इसके भी ज्यादा नजदीक में है और इसके भी ज्यादा, मतलब जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके ज्यादा नजदीक में है। बोल क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात है कि अगर अपोजिट साइन होगा तो न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा। बोल क्लियर है? साइन कुछ भी हो, ये लेना देना नहीं है, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा उसके तरफ होगा। अब एक चीज देखो, दोनों में इसका में अगर देखा जाए तो देखो ये दोनों का साइन पॉजिटिव। एक चीज देखो कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है इसमें भी ये भी है, इसका भी दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, ये भी समझ में आ रहा है। इसके अलावा देखो जिससे डिस्टेंस निकालना हो न्यूट्रल पॉइंट को, उसके साइन पे, उसके चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, इसके भी चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। इसका ये वाला है और इसका ये तुम्हारा Q1 ये वाला है। ये समझ में आ गया? अब हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो L तो होगा ही दोनों में, इसमें चूंकि दोनों का साइन प्लस प्लस है इसलिए दोनों का साइन प्लस प्लस हो गया। देखो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, देख रहा है। और इसमें एक का साइन प्लस है तो ये प्लस हो गया, बोल क्लियर है। और इसका साइन माइनस है तो ये माइनस हो गया। तो देख रहा है कि जैसा चार्ज वैसा उसका साइन, जैसा चार्ज वैसा उसका, जैसा उसका साइन वैसा ही उसका वैल्यू, नहीं जैसा साइन उसका वैसा ही उसका वैल्यू। बोल क्लियर है? अच्छा, ये बात समझ में आ रहा है कि कहां पर होगा, तो याद हुआ कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बताना है, तो इस तरफ क्या होगा बताओ, तो इस तरफ किसका ज्यादा होगा? अगर इसमें देखा जाए, पहले इसका देखो, इसमें प्लस है तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे, ठीक है। और किसका ज्यादा होगा, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2 और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इधर क्या होगा, E2 विल बी ग्रेटर देन E1 और इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट का इधर होगा। बोल क्लियर है? अच्छा, इसके इस तरफ तो दोनों प्लस है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसके इस तरफ तो दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। बोल क्लियर है? अच्छा, इसमें आ जाओ, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है। अब इधर किसका ज्यादा होगा, तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1। अरे बोलो, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर होगा। अगर इसका इस तरफ ज्यादा हो गया तो इधर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर होगा। न्यूट्रल पॉइंट का डेफिनेशन ही है। अच्छा, इसमें देखो क्या, प्लस की वजह से भी राइट, माइनस की वजह से भी राइट, तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अच्छा, इसे इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, तो ये प्लस की वजह से लेफ्ट, उसकी वजह से राइट, लेकिन ये हमेशा ज्यादा होगा ना, E1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन E2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे होगा, सॉरी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे होगा। बोल क्लियर है? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका किधर होगा, मतलब सॉरी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्या होगा, ये हम लोग निकाल लिए। बोल क्लियर है? ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये सीन को, ये काफी काम आता है, ग्राफ व्राफ बनाने में भी काम आएगा, ठीक है। तो कैसे कैसे है, क्लियर हो गया? अरे बोलो। अब अगर इसी में हमको, अगर एग्जाम्पल में अगर Q1 का वैल्यू 16 कूलम और Q2 का वैल्यू मान लो 4 कूलम अगर दिया हुआ है, तो बोल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो दोनों सवाल बन जाएगा। अब तो ये मुंडी सवाल हो गया, ठीक है। हम लोग ऐसा लिए हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सके, या Q2 की जगह मान लो 4 कूलम ले लो या फिर 9 कूलम ले लो। अब एक प्रॉब्लम ये ले लो, एक प्रॉब्लम ये ले लो, बोल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, मतलब कि हमेशा ऐसा चार्ज देगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सके। बोल क्लियर है? ग्राफ बनाने, ठीक है। किसके बीच में ग्राफ बनेगा, तो E वर्सेस x का ग्राफ बनेगा। अब E वेक्टर क्या है, तो E वेक्टर है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस बट ओनली ऑन x एक्सिस, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए जो हम लोग एजम्पशन लेंगे वो क्या क्या लेंगे, तो राइटवर्ड E होगा तो उसको पॉजिटिव लेना है, लेफ्टवर्ड अगर E होगा तो नेगेटिव लेना है। अच्छा, अगर मोर देन 1 चार्ज होगा तो E वेक्टर कैसे निकालेंगे, हाँ तो सुपर पोजिशन वेक्टर से E वेक्टर का डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, KQ/R²। चूंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि R अगर इन्फिनिटी होगा तो E का वैल्यू 0 होगा, और E अगर R 0 होगा तो E का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब कि इन्फिनिटी पर E वेक्टर ऑलवेज 0 होगा, और जहां पर चार्ज रखा हुआ है, मतलब R का वैल्यू जहां 0 है वहां पर E वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज होगा। बोल क्लियर है? अब देखो और चीज देखो क्या है कि हम लोग y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और x डायरेक्शन में x लेंगे। अब सुनो, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के इधर x क्या होता है, नेगेटिव, और y एक्सिस के उधर क्या होता है, x पॉजिटिव होता है। अच्छा, x के ऊपर क्या होता है, y पॉजिटिव होता है, और x के नीचे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो y है वही E लेना है, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे कि x के ऊपर y हमेशा पॉजिटिव होगा और x के नीचे y हमेशा नेगेटिव होगा, या E वेक्टर हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। तो जो जो हम लोग साइन कन्वेंशन या एजम्पशन एज्यूम करेंगे वो हम पहले लिखा दिए, तो इसको बहुत अच्छा से लिख लो पहले। बोल क्लियर है? इसको उतारो, उसके बाद हम इसको ग्राफ बताते हैं, ठीक है।
तुम लोग अभी सीखने वाले हैं क्या, ग्राफ। तो इसको पहले लिख लो। ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या एजम्पशन एज्यूम करेंगे, क्या क्या कन्वेंशन एज्यूम करेंगे, ये समझ में आ गया। ठीक है, क्या क्या कन्वेंशन लेंगे। और ई वेक्टर वर्सेस एक्स का ग्राफ बनेगा। ई वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस ओनली ऑन एक्स एक्सिस, या वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक्स तुम्हारा ई हो जाएगा। तो ई वेक्टर क्या है, हाँ, वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स हो गया। अब देखो सबसे पहले देखो क्या है कि पहले मान लो ग्राफ देखो कैसा होगा। सपोज दैट कि ये प्लस क्यू चार्ज है, और बोलो, और ये यहाँ पर यहाँ फिक्स्ड है, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर देखा जाए तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्टवर्ड होगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइटवर्ड होगा। बोल क्लियर है। अब यहाँ पर स्केलिंग कर देंगे। स्केलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा हाथ फिसले नहीं। तो देखो कैसे कैसे होगा बताओ। तो ये तुम्हारा ग्राफ बनाना है, तो इधर ई लेंगे और इधर क्या होगा, एक्स होगा। अब एक चीज बताओ, ई का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है कि राइट है, अरे बोलो लेफ्ट है। तो लेफ्ट है तो इसका साइन पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट है। अब एक्स के ऊपर बनाया जाएगा कि एक्स के नीचे बनाया जाएगा, तो एक्स के नीचे बनाया जाएगा। किधर बनाया जाएगा, एक्स के नीचे बनाएंगे। अब एक चीज देखो, जहां प्लस क्यू रखा हुआ है वहां पर इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। तो बताओ तो हाथ से कैसे बनेगा, हाँ बताओ। हाँ पहले बताओ कि ये कौन क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, किस में बनेगा, हाँ थर्ड में बनेगा। अरे बोलो, क्योंकि अगर सेकेंड में बनाएंगे तो ई पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड में बनाना पड़ेगा। अब हाथ से बताओ कैसे कैसे, हाँ ठीक ऐसे। तो वेरी गुड, इसका ग्राफ जो है तुम्हारा इस टाइप का बनेगा, इस तरफ। बोल क्लियर है। अब आ जाओ इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, राइट। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, हाँ पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव के लिए एक्स के ऊपर बनाएंगे कि एक्स के नीचे बनाएंगे, हाँ ऊपर बनाएंगे। अब जहां प्लस क्यू रखा हुआ है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो, सॉरी, जहां प्लस क्यू रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। तो बोलो बोलो बोलो, हाथ से बताओ कैसे बनाएगा, हाँ बोलो बोलो, हाथ से बताओ, हाँ वेरी गुड। तो इसका ग्राफ जो है इसका इस टाइप से होगा। बहुत बढ़िया, एक नंबर। समझ में आ गया कैसे बनाना है। साइन कन्वेंशन से पूरा अच्छा से पता चल जाता है किधर क्या बनाना है। क्या क्या करना है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, जहां चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा इन्फिनिटी होगा। उसके बाद देख लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन से कैलकुलेट कर लो, डायरेक्शन देख लो किधर क्या है, ठीक है। और न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो ये सब छोटे छोटे बात देख लो कैसे क्या बनेगा। बोल क्लियर है। तो हम पॉजिटिव चार्ज के लिए सीख गए, अब हम नेगेटिव चार्ज के लिए करेंगे। यहां तक ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज देखो, ये चार्ज माइनस क्यू है और ये फिक्स है। बोल क्लियर है। अब इसी का ग्राफ हमको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, तो एक चार्ज के चलते क्या रिजल्टेंट जो है वही है, तो माइनस क्यू है, तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इधर। अच्छा इसमें बताओ, इधर, वेरी गुड, ये हो गया। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये स्केलिंग क्यों करते हैं, स्केलिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा हाथ फिसले नहीं। बोल क्लियर है। तो इधर y के डायरेक्शन में ही होगा और इधर x होगा। सबसे पहले बताओ राइट इलेक्ट्रिक फील्ड की लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो राइट के लिए हम लोग पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, हाँ पॉजिटिव लेंगे। तो x के ऊपर बनेगा कि x के नीचे बनेगा, हाँ तो ऊपर बनेगा, तो ऊपर बनाएंगे। इसके अलावा जहां चार्ज रखा हुआ है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो बताओ, हाथ से बताओ कैसे बनाएंगे, हाँ हाँ बोलो बोलो, ऐसे, हाँ वेरी गुड। कैसे बनेगा, ऐसे। तो इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा। बोल क्लियर है। अच्छा इस साइड में आ जाओ। इस साइड में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है। साइन इसका पॉजिटिव माना जाएगा कि नेगेटिव, हाँ नेगेटिव माना जाएगा। नेगेटिव में एक्स के ऊपर बनाएंगे कि एक्स के नीचे बनाएंगे, हाँ तो नीचे बनाएंगे। तो और इन्फिनिटी पे कभी टच नहीं कराएंगे, और जहां चार्ज रखा हुआ है वहां कभी टच नहीं कराएंगे। तो बताओ, हाथ से बताओ कैसे, हाँ वेरी गुड। कैसे बनेगा, इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। बोल क्लियर है, आसान है ग्राफ, ठीक है। देखो इन्फिनिटी जहां चार्ज रखा हुआ वहां इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो बोल क्लियर है, आसान।
अब हम लोग एक चार्ज का सीख गए, अब दो दो चार्ज, पहले हम लोग सेम साइन का पढ़ेंगे फिर डिफरेंट साइन का पढ़ेंगे, ठीक। देखो तो यहां पर क्या है कि देखो यहां पर चार्ज प्लस Q1 है और यहां पर चार्ज भी प्लस Q2 है, और प्लस Q1 का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो प्लस Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा बड़ा है। बोल क्लियर है? अच्छा, ये A ले लो, ये B ले लो, इसी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो क्या क्या है, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्या होगा, पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर किधर होगा, तो ये इसके वजह से और इसके वजह दोनों को से लेफ्टवर्ड होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सीख चुके हैं, लेफ्टवर्ड होगा। इसके इधर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो राइटवर्ड होगा। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालने के लिए अगर आएगा तो मास्टर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या सुपरपोजिशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, तभी फटाफट ग्राफ बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट जो लाइटर है उसके तरफ होता है, तो लाइटर कौन है, Q2 है, Q2 का मैग्नीट्यूड कम दिया हुआ है, तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होना। अच्छा, यहाँ जीरो है। अब न्यूट्रल पॉइंट का डेफिनेशन होता है कि दोनों तरफ किसी एक का ज्यादा होगा, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है तो इस तरफ किसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, हाँ, तो प्लस Q1 है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे डिसाइड हो जाता है इसके साइन से, तो इसका राइट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिजल्टेंट। अच्छा, इधर क्या होगा, इसका ये प्लस है तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो ये आना चाहिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही निकल जाता है। बोल क्लियर है? तो देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अचीव कर लिए, किस प्रिंसिपल से, हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए ना पहले लेबलिंग करना होगा, क्योंकि अगर लेबलिंग नहीं करेंगे तो अगर हम लोग लेबलिंग नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, हम लोग हमारा हाथ फिसल सकता है और बढ़िया ग्राफ नहीं बनेगा। तो लेबलिंग देखो कैसे होगा, तो लेबलिंग देखो ऐसे होता है, जहां जहां मेन पॉइंट है वहां पर हम लोग लेवलिंग कर देंगे, तो इससे बाइफर्केट हो जाता है कि किधर क्या होना है। तो इसको एक्स एक्सिस लेना है और ठीक है, और इसको वाई एक्सिस ले लो बीच वाला पॉइंट को, तो इधर तुम्हारा ई वेक्टर हो गया। अब ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ठीक है, तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखो कि पहले इधर में ग्राफ बनाते हैं, तो देखो पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है, तो इसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, हाँ माइनस होगा, तो ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, तो नीचे बनेगा। नीचे बनेगा तो क्या होगा, जहां प्लस Q चार्ज है वहां पर इन्फिनिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो बोलो हाँ, तो बताओ, हाँ हाँ वेरी गुड, कैसे बनेगा, हाँ बिल्कुल सच्चा। देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अच्छा, अब इस इलाका में बताओ, तो इस इलाका में राइट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्स के ऊपर कि नीचे, ऊपर, तो ऊपर है, तो देखो यहाँ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, सॉरी जहां चार्ज रखा हुआ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो ऐसे करके ये ग्राफ जाएगा, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। अब इस एरिया में बताओ किधर होगा, तो इस एरिया में एक्स के ऊपर बनेगा कि एक्स के नीचे बनेगा, तो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई का वेक्टर का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव में एक्स के ऊपर कि एक्स के नीचे, एक्स के नीचे, एक्स के नीचे, तो बताओ प्लस Q2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, जहां चार्ज रखा हुआ वहां जीरो होगा, और इन्फिनिटी पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी है नहीं, यहाँ प्लस Q2 है, तो ये हमारा ग्राफ ऐसे हो जाएगा। बोल क्लियर है? अब इधर आ जाओ, इधर में देखा जाए कि राइट की लेफ्ट, राइट प्लस की माइनस, प्लस ऊपर की नीचे, ऊपर, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इन्फिनिटी, जहां प्लस Q2 रखा हुआ है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। बस यही बात है। बोल क्लियर है? याद हुआ कैसे कैसे करना है? अरे बोलो, तो ये ग्राफ के ये से पता चल जाएगा क्या है, क्लियर है? तो ये ग्राफ है, किसके बीच में ग्राफ है, तो E वर्सेस एक्स के बीच में ग्राफ है। E है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। बोल क्लियर है? तो हम लोग सेम साइन वाला कर लिए, अब हम लोग ऑपोजिट साइन वाला सीखेंगे।
अपोजिट चार्ज का ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा बढ़िया समझने लायक है। खैर तुम लोग को आराम से समझ में आ जाएगा कैसे क्या है, थोड़ा प्रिकॉशन यहाँ पर लेना है। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा चार्ज प्लस Q1 है और ये तुम्हारा क्या है माइनस Q2 है, और ये दोनों के बीच का जो भी दूरी है तो यहाँ पर ये भी फिक्स्ड है और ये भी तुम्हारा फिक्स्ड है। बोल क्लियर है। और क्वेश्चन में दिया हुआ Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। अब इसी का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सुपरपोजिशन से। तो सुपरपोजिशन से बोलेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट किधर होगा। तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि लाइटर के तरफ, देखो सेम साइन नहीं ना, अपोजिट साइन है ना, तो हमेशा लाइटर के चार्ज की तरफ न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो देखो मान लो कि ये पॉइंट ले लेते हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। बोल क्लियर है। अच्छा अब इस तरफ किसका ज़्यादा होगा, तो इसके पास आओ। तो देखो Q2, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 का ज़्यादा होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वेक्टर की तरफ होता है। तो जैसा अभी हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि इससे तुरंत डिसाइड हो गया, नेगेटिव से रेडियली इन्वर्ट होता है। अच्छा अगर इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड हो गया तो दूसरे तरफ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूसरे तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। बोल क्लियर है। ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट का डेफिनेशन ही है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और दोनों तरफ अलग अलग होता है। तो अगर इसका इस तरफ ज़्यादा है तो इधर, अगर इधर लेफ्टवर्ड है तो इसका राइटवर्ड। मतलब कहने का मतलब कि इस तरफ किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो इस इलाका में Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस तरफ जो है Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। बोल क्लियर है। अब इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले तो इसका लेबलिंग करना होगा। लेबलिंग देखो कैसे कैसे होगा। ठीक है। तो लेबलिंग करो कैसे कैसे क्या होगा। देखो तो देखो जहां पर ये है मेन जो पॉइंट है उसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। ऐसे क्यों करते हैं, ताकि हमारा हाथ फिसले नहीं। और ये मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और इधर क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में ई वेक्टर लेते हैं। अब इसी का हमको ग्राफ बनाना है। बोल क्लियर है। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग किससे निकालेंगे, तो सुपरपोजिशन से। तो ये वाला पार्ट में समझ में आ गया। अच्छा ये इलाका में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो प्लस की वजह से राइट और इस माइनस Q की वजह से भी राइट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हर तरफ राइटवर्ड ही होगा। इधर आ जाओ, प्लस की वजह से लेफ्ट और उस माइनस Q की वजह से राइट, बट इसके ज़्यादा नज़दीक में है। ठीक है। तो इस इलाका में E1 विल बी मोर देन E2, कहने का मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है। मतलब प्लस Q1 की वजह से लेफ्ट, माइनस Q2 की वजह से राइट, बट इसका वर्चस्व ज्यादा होगा, मतलब E1 विल बी मोर देन E2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेफ्टवर्ड होगा। कहने का मतलब कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको निकालने आना चाहिए। अगर ये निकालने नहीं आएगा तो हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते, यह समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये सीखना ही होगा। ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट दैट। फिर से सुनो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट आना चाहिए। अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने नहीं आएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा ठीक से। क्लियर। अब देखो कैसे कैसे बनेगा। अब एक चीज देखो, बोलो इस इलाका में क्या हो, बाइफरकेट कर दिए, किधर क्या करना है। अब देखो इसके इधर ए है, इसको बी ले लेते हैं। ठीक है। ए के लेफ्ट में क्या होगा, तो ई का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, तो साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, हाँ माइनस होगा। एक्स के ऊपर बनेगा कि एक्स के नीचे बनेगा, एक्स के नीचे बनेगा। और कैसे बनेगा, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जहाँ चार्ज है वहां पर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी पे हमेशा 0 होगा। तो इसका ग्राफ बताओ तो कैसे, हाथ से बताओ, हाथ से। हाँ वेरी गुड, सब समझ में आ गया। हाँ वेरी गुड। इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे होगा। फिर बोलो इस इलाका में क्या होगा, तो देखो इस इलाका में देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है। ठीक है। और जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, जहाँ चार्ज रखा हुआ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर भी, लेकिन सारी जगह इन्फिनिटी तो नहीं होगा। तो हम अगर देखा जाए तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी से घटना शुरू होगा, घटते 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 कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ मिनिमम होगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिनिमम होकर फिर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या होना है, इन्फिनिटी होना है। तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, हाथ से बताओ।
हाँ वेरी गुड, कैसा होगा? देखो इस टाइप का ग्राफ होगा। अच्छा, इसका ग्राफ ऐसे टाइप का होगा, क्योंकि जहां पर चार्ज है वहां पर इन्फिनिटी ग्राफ होता है, वहां टच करता नहीं है। अरे बोलो, और बोल क्लियर है? ऐसे अब इस इलाका में आ जाओ, अब यहाँ पर इन्फिनिटी, अब देखो न्यूट्रल पॉइंट है ना, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब इसके इधर पहले इस इलाका में देखो किधर है, लेफ्टवर्ड की राइटवर्ड? लेफ्टवर्ड, एक्स के ऊपर कि एक्स के नीचे? हाँ एक्स के नीचे होगा, क्योंकि लेफ्टवर्ड है, क्योंकि इसका साइन लेफ्टवर्ड है ना, इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, तो साइन नेगेटिव होगा। तो बताओ यहाँ पर कट भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ इस टाइप से बनेगा। अच्छा, अब जैसे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हो गया ना, तो राइट हो गया तो एक्स के ऊपर ले जाएंगे, और इन्फिनिटी पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखो इन्फिनिटी पे 0 भी करना है और फिर वो एक्स के ऊपर भी ले जाना है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इस टाइप का कुछ होगा ऐसे। और ये कहाँ टच करेगा? तो ये कहाँ मीट करेगा? तो इन्फिनिटी पे। ठीक है, याद हुआ क्या क्या करना है? जहां पर चार्ज रखा हुआ है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। ठीक, राइटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेना है जो एक्स के ऊपर बनेगा, लेफ्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेना है जो एक्स के नीचे बनेगा। बोल क्लियर है? और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालेंगे। बोल क्लियर है? चलो, तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे क्या है। अरे बोलो, टफ लगा? उतारो इसको। ठीक है, इस फिगर में देखो क्वेश्चन समझा दे रहे क्या है कि दो चार्ज रखा हुआ Q1 और Q2, उसका साइन बताना है कि साइन क्या होगा। ठीक है, ये Q1 और Q2 ये दो पॉइंट है, यहीं पर चार्ज रखा हुआ है। ठीक, इसका ग्राफ इस टाइप से बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में लेना है और x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें देखो क्या क्या बताना है, तो पहला कि साइन ऑफ ईच चार्ज क्या होगा ये बताना है, दूसरा a का वैल्यू क्या होगा, a क्या है, तो ये तो यहाँ कट कर रहा, तो ये तो न्यूट्रल पॉइंट हो गया ना, तो न्यूट्रल पॉइंट से चार्ज 2 का क्या दूरी होगा ये निकालना है, और तीसरा b निकालना है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा ये में इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम है, तो ये b का वैल्यू क्या होगा चार्ज Q2 से, यही हमको निकालना है। तो बोल क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो कैसे कैसे बनेगा। ठीक, ये अगर देखा जाए तो ये न्यूट्रल पॉइंट है। बोल क्लियर है? अच्छा, अब साइन पहले पता लगाते हैं, तो ये सेम साइन का होगा कि ऑपोजिट साइन का होगा। तो हम लोग देखो ये पता है कि न्यूट्रल पॉइंट हमेशा लाइटर चार्ज की तरफ होता है। न्यूट्रल पॉइंट किधर होता है? लाइटर चार्ज की तरफ। तो इसका मतलब कि ये भी पता चल गया कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 के मैग्नीट्यूड से कम है। तो पहला बात ये पता चल गया। अरे बोलो, पहला बात ये पता चल गया। अब साइन देखो, तो चूंकि एक्स के नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इसका मतलब Q2 नेगेटिव होगा और Q1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इससे ये भी पता चल गया कि Q1 जो है वो क्या है? पॉजिटिव है, और Q2 का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि देख लो इसी के ज्यादा नियरेस्ट में है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा लाइटर चार्ज की तरफ होता है, तो ये पता चल गया, और साइन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस होगा कि माइनस होगा, इससे पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है? अब मान लो कि ये चार्ज यहाँ पर Q1 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये चार्ज यहाँ क्या दिया हो? Q2, तो ये प्लस Q1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस Q2। अब देखो कैसे कैसे निकालना है, तो A का वैल्यू निकालना है। तो A तो फटाक से आ जाएगा, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, तो A जो है अपोजिट साइन का है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? Q1, क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना Q2 के मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ पर तो ये डायरेक्ट आ जाएगा कि यहाँ पर ऐसे होता है। अच्छा, क्योंकि A जो है इससे निकालना है ना, Q2 के ज्यादा नजदीक है, तो जिससे निकालना उसी चार्ज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? Q2, और दोनों के बीच का दूरी क्या? L है। तो ये तो जस्ट अभी हम लोग अभी जैसे हम लोग पहले पढ़े उसी के हिसाब से तो ये मुंडी सवाल हो गया, फटाफट बन जाता है। अच्छा, अगर हमको L प्लस A निकालना है तो L प्लस A का वैल्यू भी निकल जाएगा। L प्लस A क्या होगा? तो पहले तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा, Q1 माइनस Q2 ऐसे, और बोलो तो L प्लस A। अच्छा, अब चूंकि हमको ये न्यूट्रल पॉइंट का दूरी Q1 से निकालना है, तो यहाँ पर Q1 हो जाता है, और दोनों में L वाला हिस्सा सेम होता है। तो अगर ये निकालना होगा तो ये बन जाएगा, ये तो फटाफट बन जा रहा है। न्यूट्रल पॉइंट से ये पता चल गया कि इस इलाका में किसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस तरफ जो है यहाँ पर देखा जाए तो E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा होगा किससे? E1 के मैग्नीट्यूड से, और ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इधर कौन ज्यादा हो जाएगा? दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा, इधर का कौन ज्यादा बड़ा होगा? तो इस तरफ अगर देखा जाए, कहीं भी निकालना, मान लो यहाँ निकालना है, तो इस तरफ E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा किससे? E2 के मैग्नीट्यूड से।
तो अगर हमको ये बी का वैल्यू निकालना है जहाँ रिजल्टेंट बी का वैल्यू निकालना है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, और बी कहाँ से लेना है, 2 से। तो मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं x की दूरी पर, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा बोलो, E का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, तो E1 का जो मैग्नीट्यूड है माइनस व्हाट, E2 का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि इस इलाका में E1 का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो ग्रेटर देन E2 है। तो दो वेक्टर अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है तो क्या करते हैं, उसका रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब E1 का वैल्यू क्या होगा, तो व्हाट इज E1, तो E1 जो है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम ऐसा लिखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ का दूरी क्या माने हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, x लिए हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं k q1 बाई वॉट, दूरी l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके वजह से हो गया माइनस, इसके वजह से क्या होगा, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ x है, तो हो जाएगा k q2 बाई l एक्स स्क्वायर, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या करेंगे, तो फॉर मैक्सिमम, फॉर ई का मॉड मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम होने के लिए इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव जो है x के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा, तो हम ऐसा लिखेंगे ये 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अच्छा इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो k q1 बाहर आएगा, ये चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड, अब डिफरेंशिएट आना भी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा l प्लस एक्स का क्या होल क्यू माइनस, फिर ये k q2 बाहर आएगा, बोलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो x का पावर n का क्या होता है, n x n-1 होता है ना, तो ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई माइनस, तो ये क्या आ जाएगा x का पावर 3 आ जाएगा, ये डिफरेंशिएट आना चाहिए, x का पावर n का n x n-1 होता है, ठीक है, और ये 0 कर दी, यही हमारा क्या है मॉड ऑफ d बाई डी एक्स है, ऐसे बोल क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये इधर जाएगा तो इक्वल टू इसको क्या करना है 0। अब इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, तो k q1 2 से 2 कट जाएगा, और बोलो, और डिवाइडेड बाई l प्लस एक्स का क्या होल क्यू इक्वल टू k q2, और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू। अब k से k कैंसिल हो गया, अब यहाँ क्यूबिक रूट ले लो रीअरेंज करके, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो l प्लस एक्स बाई एक्स का होल क्यू इक्वल टू क्या q1 बाई q2, ऐसे होगा। तो इसको इधर भेज दिए, ये नीचे चल जाएगा, अच्छा ये क्यूब इधर है तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो l बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या, तो q1 बाई q2 का पावर 3, ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा, तो l बटा ये इधर जाएगा, और फिर इसको इधर करेंगे तो रीअरेंज करके तो कितना आ जाएगा, क्यूबिक रूट लिए ना, तो ये प्लस ये 1/3 होगा, हाँ ठीक है, तो ये 1/3 और -1, ठीक है, यही हमारा x का वैल्यू आ गया। इसी x पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम कितना होगा, तो यही x का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। बोल क्लियर है। तो क्या क्या पता चल गया, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, a का वैल्यू इतना होगा, l प्लस a इतना होगा, अरे बोलो, और फाइनली जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा वहाँ पर वैल्यू इतना होगा। ठीक है, तो ये तो ग्राफ पिछले ही जैसा है। बोल क्लियर है, समझ में आ चुका होगा कैसे कैसे क्या करना है। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात। P पॉइंट है, यहीं पर लिखना है फाइंड E वेक्टर एट P। अब बताओ यहाँ के गो सोर्स चार्ज है, के गो है 4, तो हमको E वेक्टर निकालना कहाँ पर, P पे। बोल बनेगा, तो हमको E वेक्टर, तो ये वेक्टर नोटेशन में आ गया। देखो सब कुछ अपना ठिका ले लिया कि किधर जाना है। नहीं, अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहता तो बोल क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड पार्ट, मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप का मॉड क्या होता है, √2 क्या होता है, तो √2 मतलब अंडर रूट माइनस आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट, तो क्या होता है √2। तो √2 ये वाला और ये वाला क्या 2, तो कितना आ जाएगा, हाँ 2 √2 के क्यू ए बाई नीचे क्या
एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। क्या ये टफ लगा? अरे बोलो बोलो बोलो। तो ये सवाल हो गया हमारा इरोडोप का।